हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं और कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 5 से के 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आगे देखते हैं आज की क्लास में प्यारे बच्चों। अगर कोई भी रिपीटेड या सेम मेथड का कोई सवाल होगा तो उसको मैं हिंट दे दूँगा और उसी के क्रम को बढ़ाते हुए आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इसमें अलग है या आपको कथन से संबंधित अगर कोई समस्या आने वाली है उस पर तो मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों 10 नंबर तक हो गया था। उसके बाद कह रहा है 11 में उस समांतर श्रेणी के मैं हिंट बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, मैं हिंट में पूरा स्पष्ट किए देता हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग की बात आ गई तो S51 इसका मान निकालना है। दिया क्या है, इसका चौथा पद यानी A4 कितना दिया है 12, और कह रहा है नहीं जिसके दूसरे और तीसरे पद, ये मैंने इससे जस्ट पहले वाले सवाल का लिख दिया था, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। A2 दूसरा पद कितना दिया हुआ है 14 और तीसरा पद दिया हुआ है 18। प्यारे बच्चों दूसरा निकल रहा है, एक कम करेंगे तो a + d बराबर 14 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये तीसरा पद है तो एक कम कर देंगे 18 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इन दोनों की मदद से a और d के मान आप निकाल लेंगे। फिर हम S51 का जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाए, Sn है तो n/2 2a + n 51 है -1 × d। प्यारे बच्चों a और d के जो मान आएंगे वही रख देंगे, आप हल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से 12 में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है, यानी S9 का मान दिया हुआ है 81। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। और इसी में S17 17 पदों का योग 289 दिया हुआ है। कह रहा है उसका पद और पद का मतलब पहला पद, उसका पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा जा रहा है A, D। S9 का फार्मूला आप लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला, देखो S9 आप ये फार्मूला लगाएंगे Sn = n/2 2a + का n-1 × d। ठीक है। n देखो Sn का मान देखो, अब पहले तो आप n की जगह 9 रख दें, इतना हो जाएगा। मैं इसी में बता देता हूँ, उसको डायरेक्ट कर दूंगा 9/2। a का मान पता नहीं, n कितना है 9 - 1 × d। प्यारे बच्चों Sn का मान कितना दिया हुआ है 81 बराबर 9/2, ये बचा 2a + 8d हो जाएगा। अब देखो 9 × 9 = 81, क्यों ये गुणा में है, भाग में आएगा। अब देखो 2 से अंदर इसमें भाग हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 × 1 = 2, 2 चौके 8। इसी 2 से किया है मैंने, इसमें करेंगे कट गया, 2 चौके 8 a + 4d। और प्यारे बच्चों इधर क्या बचा 9, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरीके से सेम इसको आप बनाएंगे, सेम इसी तरीके से, तो उसमें भी a और d के रूप में आपको एक समीकरण प्राप्त होगा। उन दोनों को हल करके a और d के मान निकाल लेंगे और वही आपके आंसर में पूछा जा रहा है कि a और d आप बताइए, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। इसी क्रम में 13 नंबर है, कह रहा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः है। इसके भी हिंट देखो, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। कह रहा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, यानी पहला पद a कितना दिया हुआ है 17, अंतिम पद L कितना दिया है 350, सार्वंतर कितना दिया हुआ है 9। तो कह रहा है इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या, यानी n क्या होगा और Sn का मान क्या होगा। जब n का मान प्राप्त हो जाएगा तो Sn निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों हम पहले क्या निकाल सकते हैं, देखो L = a + n-1 × d से L का मान 350, a का मान 17, n का मान निकालना है, d का मान 9। देखो 17 इधर घटेगा, 333 बचेगा, ये 9 गुणा में है, भाग में आएगा, ये -1 है, ये प्लस होगा, उधर क्या बचा n। इसको डिवाइड कराएं तो 9 त्रिक 27, 6 9 63, तो n का मान प्यारे बच्चों 38 आ गया।
अब प्यारे बच्चों n का मान 38 आ गए, S38 लगा देंगे जिसमें a और d का मान हो, अथवा a+l भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसी कड़ी में 14 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो चीज़ें कितनी स्पष्ट होती जा रही हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसमें बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। आप जैसे ही जो क्वेश्चन कथन आधारित दिया है आप उसको लिखेंगे, क्या पूछा जा रहा है उसको भी लिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रश्नानुसार देखो n पदों का योग कह रहा है, तो n पद हो गए और योग के लिए हम s लिखते हैं। कितना दिया हुआ है, 4n - n², ये दिया हुआ है। कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है। ठीक है, प्रथम पद s1 ये कह रहा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग, ये भी पूछा जा रहा है, मैं चीज़ें स्पष्ट किए दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है। फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में आपको तीसरा पद, ठीक है, 10वां पद और 9वां पद आपको बताना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि n की जगह 1 आया है तो हम पहले इसको समांतर श्रेणी के रूप में बनाएं। आपको नीचे नोट डाउन करना है, आप क्या लिखेंगे, n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर। ठीक है, तो देखो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, s1 बराबर 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। देखो 4 के 4, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो उसका मान 1 ही होगा, तो 4 में 1 गया 3। 2 रखेंगे तो s2 आएगा, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। 4 दूनी 8, 2 के वर्ग में 4 आएगा और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, s3 निकालें तो 4 × 3 - 3², तो 4 × 12 में 9 गया तो कितना आ जाएगा, यही तो बचेगा 4 दूनी 8, 8 में 4 गया तो 4, 4 × 12, 12 में 9 गया 3। s4 निकाल लो तो 4 × 4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 16 में 16 गया प्यारे बच्चों 0 डॉट डॉट। तो सीरीज देखो क्या बन रही है 3। अब देखो यहाँ से एक बात आप समझें, ये हम योगफल निकाल रहे हैं ना s1 का मतलब क्या है, पहले पद का योगफल यानी पहला पद ही है। s2 क्या है, दो पदों का योगफल। देखो जैसे हम sn लिखते हैं तो ये क्या डिनोट करता है आपको, n पदों का योग, तो s2 क्या है, 2 पदों का योग। s3 क्या है, 3 पदों का योग। ठीक है, आप समझें इस बात को कि कह क्या रहा है। तो आप एक चीज़ याद रखें कि प्रथम पद या पहला पद, ठीक है, a1 बोले या a, ये होता क्या है, a1 बराबर s1 के बराबर ही होता है, तो ये मान हो जाएगा 3 के। पहला पद वही होता है जो पहले पद का योगफल ही होता है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे नोट डाउन करेंगे, जस्ट नीचे मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा, देखो दूसरा पद क्या होगा, दूसरे पद को हम a2 लिखेंगे, वो होगा s2 - s1, s2 - s1, दूसरे में पहला वाला घटा के, तो 4 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 1। तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद क्या हो जाएगा a3, इसको क्या लिखेंगे s3 - s2। कहने का मतलब जो पद होगा वह पद जो निकालेंगे तो योग में वही रहेगा, उससे जस्ट पीछे वाला घटाते जाएंगे। तो s3 का मान प्यारे बच्चों 3 है और s2 का मान 4 है, तो ये हाल के -1 बना। चौथा पद होगा तो चौथा पद देखो क्या बनेगा a4, तो इसको क्या लिखेंगे s4 - s3, तो s4 कितना है 0 - 3 यानी -3। तो प्यारे बच्चों सीरीज जो बनी वो क्या बनी 1, -1
देखो प्लस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि योगफल नहीं, अब हम पद निकाले हैं तो कामा चलेगा, 1 - 1 और यहाँ पे माइनस का देखो पहली बात ये 3 था पहले, ठीक, 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 डॉट डॉट। देखो सार्वधातुक बराबर है, देखो 1 में 3 घटाएंगे -2, इसको इसमें घटाएंगे -2, इसको इसमें घटाएंगे -2 ही आएगा, चाहे आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी होगी। आप फिर से इसको देखें, जब भी हमारा योग के रूप में हमारा रहेगा कुछ मान, देखो अगर an या tn के रूप में है, पद के रूप में है, तो हम इनका जो मान रखते जाएंगे तो डायरेक्ट हमको समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब योगफल के रूप में दिया होगा तो हम इनके मान कुछ रखेंगे और पहला पद तो पहले पद के योगफल के बराबर ही होगा। और देखो दो पदों का योगफल, तो देखो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो हमारी समांतर श्रेणी a + d, a + 2d, a + 3d ये होती है। जैसे प्यारे बच्चों आपसे कहा जाए पहला पद दूसरा पद, लेकिन कहा जाए S2 का मान बताओ, तो S2 का मान देखो हम क्या निकालेंगे, दो पदों का योग, तो दोनों का योग करेंगे तो a और a मिलके हो गया 2a और ये प्लस का d हो गया। लेकिन अगर कोई यहाँ पे कहे कि नहीं हमको दूसरा पद बताओ, तो आप तुरंत क्या करेंगे, जितना लिखा रहेगा वो s के क्रम में लिखेंगे और इससे जस्ट पीछे वाला घटा देंगे। तो देखो 2a + d निकाले आप S2 का मान, और S1 क्या होता है, पहला पद ही होता है S1, तो S1 कितना है a, यहाँ पे लिख देना, चूँकि a1 = S1। अब देखो a घटेगा, इसमें 2a में a गया तो a आया, तो a + d हुआ। तो प्यारे बच्चों देखो दूसरा पद a + d निकाला, यहाँ a + d ही है। तो योग की दृष्टिकोण में आप ये याद रखेंगे, जो पद कहेगा वो यहाँ लिखेंगे योगफल में और उससे जस्ट पीछे वाला घटाते जाएंगे। अब आपसे जो पूछ रहा है, देखो a3 का मान कह रहा है तीसरा पद, तो देखो तीसरा पद यहाँ भी आपने निकाल लिया था, -1 हो गया। 10वां पद कह रहा है आपको, तो 10वां पद निकालने से पहले आप an निकाल लेना। तो an क्या होता है, nवां पद, a + n - 1 × d, आप नीचे नोट डाउन करेंगे। तो an बराबर, देखो a का मान कितना आया, यहाँ पे देखो सीरीज बन गई, a का मान 3 और d का मान कितना आया है प्यारे बच्चों, 1 में 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना 3 + n - 1 × d की जगह रखेंगे -2, तो ये हल होके आएगा कितना, देखो मैं डायरेक्ट कर दूँ, देखो 3 पड़ा रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये 2n जाएगा इसमें गुणा, या करके मैं बता देता हूँ, आप सोचेंगे कि क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखो ये प्लस का है, देखो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट लगाओ, क्या बचा n - 1 × 2, ठीक। तो 3 अब 2 से गुणा कराओ, माइनस से भी, तो 2n - -2, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 2 5 -2n, ये nवां पद हुआ, ठीक। अब आपसे 10वां कह रहा है, देखो nवां पद आपका आ गया है कितना, 5 - 2n, और जब 10वां पद कहेगा तो यहाँ पे 10 रख दें, बस n की जगह 10 रख दें। तो ये प्यारे बच्चों 10 दूना 20, घटाएंगे तो -15। तो इस तरीके, और कह रहा प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग प्यारे बच्चों S2 ही है, S2, प्रथम दो पदों का योग S2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ पे बता दूँ, प्रथम दो पदों का योग, ठीक है, प्रथम दो पदों का योग S2 कितना निकाल चुके हो, 4। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, दो पदों का योग करो, 3 1 4। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम 15 नंबर में चलते हैं, ठीक है। कल की क्लास में पूरा प्रयास रहेगा कि आपका समांतर श्रेणी चैप्टर समाप्त हो जाए, ठीक है। या कुछ रह जाता है तो उसके नेक्स्ट डे कराएंगे थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे, ठीक है, या कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्यारे बच्चों कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित आप केवल कथन कायदे से सुनिए, ठीक है, और मैं उसको बनाए देता हूँ, करेंगे आप ही। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आपको जैसे मैंने कहा
कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 फरवरी है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करना हो या कोई भी कार्य देने के लिए 1 हफ्ता आपको टाइम दिया जाए, आप उस 1 हफ्ते में नहीं कर पाए, तो जब आप नेक्स्ट डे 7 दिन के बाद से जो कार्य करेंगे तो उस पर ठेकेदार क्या कहेगा कि आपको अब जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ जुर्माना कह रहा है पहले दिन के लिए प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार जुर्माना जो लगा रहा है, पूरी भाषा नहीं लिखेंगे आप ये लिखेंगे प्रश्नानुसार जुर्माना लगाने के प्रावधान का क्रम। जो इसमें लिखा है वही हम लिखेंगे, ठीक है। जो भाषा के रूप में लिखा है वही हम लिखेंगे। पहले दिन के लिए 200, ठीक। दूसरे, अभी देखो हम प्लस और कामा कुछ नहीं लगाएंगे। दूसरे दिन के लिए 250 और बढ़ा देता है। तीसरे दिन के लिए 300, ठीक है। इसी तरीके से उत्तरोत्तर का मतलब देखो 50-50 की वृद्धि हो रही है, तो आगे इसी तरीके से 400 हो जाएगा। अब आपको इसी तरीके बढ़ना नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। अब यहाँ से समझेंगे कितनी राशि यानी कुल राशि। तो अब यहाँ पे योग आप लगा देंगे, ठीक है। कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। प्लस का डॉट, ये देखो पहले दिन का विलंब का ये है प्रावधान जुर्माने का, ये दूसरे दिन का, इसी तरीके से डॉट 30 पदों तक। प्यारे बच्चों हम नहीं कर पाएंगे। देखो मैं हिंट दे रहा हूँ। ए का मान 200, डी का मान दूसरे में पहला घटाएंगे, 250 में 200 गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आ गया 50। एन का मान दिया हुआ है 30। अब क्या एस एन के फार्मूले में रख के आप नहीं निकाल पाएंगे, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 16 नंबर देखते हैं, ठीक है। 16 नंबर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर शीट आपके बुक में लास्ट में होती है, आप टैली भी कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर में कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के, समग्र शैक्षिक प्रदर्शन मतलब समग्र मतलब टोटल शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई, यानी 7 नगद पुरस्कार हैं। जैसे कहा जाए कि 5 पुस्तकों का मूल्य 500 रुपये, तो प्रत्येक का मूल्य कितना हो जाएगा, यदि सभी का समान है तो समान कहें तो 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से कह रहा है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि प्रत्येक का समान है। क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। समझिए बात, आप यहीं से समझ सकते हैं, ठीक है। 7 नगद पुरस्कार देना है, तो मैं देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ। पुरस्कार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक। ये आपके 7 पुरस्कार हैं, यहाँ लिख देंगे 7 पुरस्कार। इसमें कह क्या रहा है, आप समझने वाली बात है। इन 7 पुरस्कारों का योग प्यारे बच्चों 700 है, ठीक। इन सभी का पुरस्कार जो है ये 700 है, लेकिन कह रहा प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले, तो देखो इसके पहले तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके पहले है, इसके पहले है, तो ठीक पहले से, तो हम इसको मान लेंगे माना पहले पुरस्कार का मूल्य बराबर X रुपए। अब देखो यहाँ X कर देंगे, और क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पूर्व 20 रुपये कम। तो देखो ये वाला 20 रुपये कम होगा तो X में 20 घटाएंगे, फिर ये 20 रुपये फिर कम हो जाएगा तो X माइनस 20 और माइनस 20 फिर हो जाएगा। समझने के लिए मैंने लिखा, नहीं तो मैं -40 लिख सकता था, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, दिया है प्रत्येक पुरस्कार अपने से पूर्व पुरस्कार से 20 रुपये
कम है। समझने की बात है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रत्येक पुरस्कार। तो इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो इसको x मान लिया। अभी ये वाला पुरस्कार अपने से पूर्व इससे 20, तो ये x है तो 20 कम। अब ये x माइनस 20 है तो इससे भी 20 कम। इसी तरीके से इसमें भी 20 कम, तो 20 20 20। मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी 20 कम हो जाएगा, तो x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 फिर माइनस 20, यानी 4 बार माइनस 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं ना, इस रूप में, ठीक। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे 6, तो x माइनस कितना हो जाएगा 20। मैं समझाने के लिए इस रूप में लिख रहा हूँ छोटा सा, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 और घटेगा 5, यहाँ पे 1 और घट जाएगा, यानी ये 6 बार घटेगा। मैंने इसके लिए लिखा है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। आपको ऐसे बनाना नहीं है, आप तो डायरेक्ट ही लिखेंगे। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे मैं बताया, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। देखो x, इससे 20 कम, ये हुआ 20 कम, तो देखो यहाँ समझ लो 20 20 40, फिर 20 कम होगा तो x माइनस 60, फिर 20 कम हुआ x माइनस 80, फिर 20 कम x माइनस 100, फिर 20 कम तो x माइनस 120 बराबर 700। यानी इन सभी का योग ही, क्यों? क्योंकि 7 पुरस्कारों का मूल्य होगा। तो प्यारे बच्चों, आप क्या लिखेंगे इस तरीके से। अब देखो 7 पद हैं, इनका टोटल योग 700 है। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक पुरस्कार, तो देखो योग करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7x हो गया। अब ये इनको काउंट करो, माइनस माइनस सब है तो योग होगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। 20 और 40 60, 6 6 12, 12 8 20, 20 का मतलब 200 हो गया, 300 400 420 बराबर 700। तो 7x देखो इसको उधर भेजेंगे तो योग हो जाएगा, प्लस का तो 1120 होगा। ये गुणा में है, भाग में जाएगा, तो 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42 0, तो x का मान 160 रुपये। यानी पहले का तो हुआ 160 रुपये। अब मैं डायरेक्ट लिख लूँ, यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख लेंगे। अतः 7 पुरस्कारों का मूल्य क्रमशः देखो पहले का x है, कितना हुआ 160, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा देखो x का मान रखेंगे 160, 160 में 20 गया 140, फिर x का मान 160 हुआ, 160 में 40 घटाया तो कितना बचा 120। अब आगे आप बिल्कुल ना देखें, क्यों? कह रहा कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पूर्व 20 रुपये कम है। देखो ये 60 था, 20 कम हुआ 40, फिर 20 कम हुआ 120, फिर 20 कम करो तो 100, फिर 20 कम करो 80, फिर 20 कम करो 60, फिर 20 कम करो 40। देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। इनका योग करो जरा, 16 14, इनका योग करेंगे 160 140 का 300, 420 520, ये हुआ 600, इनका मिला के 700। तो ये सभी रुपए में है प्यारे बच्चों, ठीक है ये चीज़। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में अंतिम सवाल इस चैप्टर का, उसको भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, अंतिम है क्वेश्चन नंबर 17। पहले कथन पूरा सुने। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। तो बहुत अच्छी बात है, प्रदूषण भी कम होगा और वातावरण भी आपका स्वच्छ रहेगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण दिया हुआ है प्रश्नानुसार, क्या है? अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कह रहा है कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है।
इसमें लास्ट में कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या, इसलिए प्लस लगाएंगे। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। देखो प्लस मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंत में कहा है कुल पेड़ों की संख्या, तो योग ही करेगा, ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता है, यानी चौथी क्लास जो आएगी वो 4 लगाएगी। अब आप ये मत गिनना कि 12 तक कर दें, आप लिख दें 12 पदों तक, ठीक। लेकिन इसमें कह क्या रहा है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ये हो गया, चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, अतः या इसलिए 3 × 1 + 2 + 3 + 4 + 12 पदों तक। देखो कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 के 2 पेड़, कक्षा 3 के 3, इसी तरीके से 12 तक तो 12 पेड़ हो जाएंगे, लेकिन हम डाटा 12 पदों तक ही कर दिए, ठीक है। योग करेंगे, 3 अनुभाग हैं, तो ये तो पहले अनुभाग की बात हुई, तो 3 से गुणा कर देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ से a का मान 1, d का मान दूसरे में 1 घटाएंगे 1, और n का मान 12, Sn का फार्मूला लगाएंगे योग वाला, 3 से गुणा कर देंगे, वही कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। फिर वही नए चैप्टर से स्टार्टिंग से पहले कुछ एग्जाम्पल होते हैं, आप देखेंगे कल की क्लास में, मैं अगर समाप्त हो तो होगा आपका ये चैप्टर, तो कल की क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है, कि एग्जाम्पल कोई अगर मेथड से अलग या कुछ अलग हुआ हो तो, ठीक है, तो मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा और बताऊँगा भी। तो आज ही स्टार्ट करते हैं चैप्टर, न्यू चैप्टर, वो न्यू एक्सरसाइज है 5D। कह रहा है उस समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न में कह रहा है सार्वांतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग, देखो क्या दिया है S25, पहले 25 पदों का योग दिया हुआ है 1000, और प्रथम पद दिया हुआ है 10, और D आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों इसमें क्या मुश्किल है, n का मान 25 दिया हुआ है, a का मान दिया है d, Sn बराबर n/2, n की जगह 25 रखना है, 2a, a की जगह 10, n की जगह 25 - 1 × d का मान निकाल लेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 है सार्वांतर ज्ञात करना है, और पहले 30 पदों का योग 10, 20 और प्रथम पद 5 है, ये भी सेम है, इसी तरीके से कर सकते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें, ठीक है। क्वेश्चन देखो सेम है, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल भी आपको बताया ही नहीं सेकंड में, ठीक है। आप अगर करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या यहाँ पे लिख लें। कह रहा है S30 30 पदों का योग 10, 20 है, और प्रथम पद ये 5 है, और सार्वांतर D आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं बता रहा हूँ, कह रहा उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर, देखो प्यारे बच्चों पदांतर आपसे पूछें, पद का अंतर या सार्वांतर, ठीक एक ही बात होती है, इसको D से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 3, और A12 का मतलब 12वां पद, जब तक S नहीं लगेगा तब तक हम योग नहीं कहेंगे। और कह रहा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो, क्या मुश्किल है इसमें, 12वां पद है 37, एक कम करके लिखेंगे क्योंकि होता है फार्मूला an बराबर a + n - 1 × d, n में एक घटा देंगे 11d 37। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों d का मान 3 रख देंगे, a का मान निकाल सकते हैं, हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 इसी सीरीज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल, 60 से 120 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। अब देखो अगर यहाँ तक भी होता तो 60 से 120 तक अगर होता तो सब कुछ लेते, लेकिन 120 तो विषम है ही नहीं, तो छोड़ना वैसे भी पड़ता। विषम का मतलब
जो 2 से ना डिविजिबल हो। तो 60 से 120 यानी 60 से बड़ी हो, 120 से कम हो। तो 61 योग कह रहा है, प्लस लगाएंगे, फिर 63, फिर 65 प्लस का डॉट डॉट 119, ये हो जाएगा। ये अंतिम पद है, ये मत कर देना कि ये n का मान मान लो। अब यहाँ से प्यारे बच्चों a का मान 61, d का मान दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे, अंतिम पद आपका 119 होगा। अब इस फार्मूले से देखो, मैं हिंट दे रहा हूँ, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप यहाँ से क्या निकालेंगे, L रखेंगे, a रखेंगे, d रखेंगे, यहाँ से n निकाल लेंगे और फिर आपको जो भी n का मान मिलेगा वही यहाँ पे रख के Sn का मान निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि योगफल कह रहा है। तो Sn का वो फार्मूला लगाएंगे जो होता है अंतिम पद, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक। जैसे मान लिया n का मान 10 आ गया तो S10 बराबर 10/2 a प्लस l, ठीक है, आप इसको कर लेना, ठीक है। इसी सीरीज में प्यारे बच्चों में 5 नंबर को थोड़ा सा रोकता हूँ, अभी पहले 6 नंबर देखो, फिर बता रहा हूँ तुरंत 5 भी आप तुरंत देखेंगे। 6वां पहले देखें आप, 6 नंबर है जो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 पार्ट हैं a और b, तो मैं आपको a पॉइंट ही बताता हूँ। कह रहा है श्रेणी है -8, -6, -4, ये कामा लगा हुआ है, कि कितने पदों का योग डॉट डॉट, कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 52 है या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों a का मान -8 हो गया, d का मान दूसरे में पहला घटाएंगे तो देखो एक घटाना यहाँ लगा है और एक आपका फार्मूला का प्लस हो जाएगा, ये हल करेंगे तो 2 आएगा। देखो n का मान पूछा जा रहा है तो Sn का मान दिया हुआ है 52, कह रहा है ना कितने पदों का योग, तो आप मान लिए माना पदों की संख्या n है, यहाँ लिख सकते हैं माना पदों की संख्या बराबर n, ठीक। तो Sn बराबर 52, अब फार्मूला लगा देंगे आप, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, ठीक। Sn की जगह आप 52 रखेंगे, n ज्ञात ही करना है, 2a, a की जगह -8, n का मान ज्ञात करना है, d की जगह 2 हो जाएगा। आप नीचे नोट डाउन करना, 52 n/2 डायरेक्ट करूँ, गुणा कराएंगे -16 और इधर गुणा कराएंगे देखो 2n-2, तो -16 -2 माइनस का 18 हो गया और माइनस का 2 वो प्लस का 2n हो गया, ठीक। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लें तो ये हुआ 2 9 18, 2 1 2, 1 लिखते नहीं, ये कैंसिल आउट, n से गुणा कराओ, माइनस का 9n प्लस का n², इधर बचा क्या 52, सब कुछ इधर ले आओ, ठीक। सीरीज से लिखो n² माइनस का 9n माइनस का 52 बराबर 0, 52 इक्के 52, 13 चौको 52, माइनस लगा है, 13 में 4 घटाएंगे 9, n का मान जो धनात्मक में प्राप्त हो वही रख देंगे, ठीक। दोनों धनात्मक हो तो स्थितियां देख लेंगे कि दोनों पर ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी में प्यारे बच्चों मैं 7 की हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की हिंट, ठीक है। कह रहा किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग, तो प्रश्नानुसार देखो S8 8 पदों का योग 64 है, 19 पदों का योग 361 है। कह रहा उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, Sn। प्यारे बच्चों S8 देखो पहले क्या लिखेंगे, माना प्रथम पद a कामा पदांतर या सार्वांतर स्मॉल d है या d, ठीक है। इसके हिसाब से कर लेंगे, देखो जहाँ पे Sn के जगह 52 रखा है वहाँ S8 देखो यही फार्मूला रहेगा, n की जगह 8 रखेंगे और S8 की जगह 64 रखेंगे। उसी तरीके S19 का लगाएंगे तो n की जगह 19 रखेंगे और S19 की जगह 36 रखेंगे। 2 समीकरण प्राप्त होंगे, दोनों को हल करके प्यारे बच्चों a और d के मान निकालना और Sn का ये फार्मूला a और d रख देंगे, डायरेक्ट आपका मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
इसी क्रम में प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ इसमें 5वां नंबर और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन भी, ठीक है। संभवतः कल नहीं तो एक और आपकी क्लास होगी, क्योंकि देखो हमको चीज़ों को बारीकी से बताना भी है और आपको समझाना भी है। तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। आप बस कंटिन्यू बने रहिए। अब देखो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 करना आपको ही है या मैं ही बता दूं। देखो इसमें फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया है एक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक। ये यहाँ से इस रूप में है, ऐसे, इस रूप में, ठीक। इस रूप में दिया हुआ है। ये L1 दिया है, ये L2 दिया हुआ है, ये L3 दिया हुआ है, ये L4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। देखो L1 ये दूरी है, इतनी दूरी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। L2 आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, L2 की। L3 की जो दूरी है वो L3 की दूरी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, ठीक है। और L4 की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यानी L1 इतना है, ठीक। फिर उसके बाद जो L2 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, L3 वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है, L4 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब देखो कह रहा है केंद्र A, ये केंद्र मान लिया है, ठीक। केंद्र A से देखो प्यारे बच्चों, वृत्त और अर्धवृत्त की बात हो रही तो आप समझ लीजिए, ये होता है वृत्त, जो सिक्का, रोटी जो भी है आप उदाहरण के रूप में, या टायर, ठीक, ये होता है वृत्त। वृत्त में जो केंद्र होता है तो इसको हम नाम ओ दे दे। केंद्र क्या है, जैसे आपको गोला बनाना है तो प्रकार की मदद से आप फिगर बनाते हैं, तो जहाँ पर प्रकार की नोक होती है वही आपका केंद्र बिंदु हो जाता है। और केंद्र बिंदु से प्यारे बच्चों ये परिधि होती है पूरी, इस पर किसी भी एक सिरे तक रेखा हम बढ़ाएं तो वो होती है इसकी त्रिज्या। ये इतनी दूरी हो गई त्रिज्या। अब देखो ये भी त्रिज्या है, केंद्र से इसको भी मिलाएं, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी केंद्र से, ठीक है। और ये पूरी दूरी जो केंद्र से दोनों सिरों तक जाए तो इसको हम प्यारे बच्चों नाम दे दें ये ए बी। समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको दे दें हम पी नाम देते हैं। तो देखो ओ पी यहाँ पर हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। और ए बी यहाँ पर हो जाएगा व्यास। और व्यास जो प्यारे बच्चों होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 गुणे त्रिज्या या 2 गुणा त्रिज्या। और त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, तो इसलिए इसको 2r के बराबर लिख देते हैं व्यास को, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। और परिधि क्या होती है प्यारे बच्चों? परिधि होती है किसकी? वृत्त की। वृत्त की परिधि होती है प्यारे बच्चों 2πr। और अर्धवृत्त अगर कह दे यहाँ पे, अर्धवृत्त की परिधि तो आधा, यानी 2πr का आधा, 2 से 2 डिवाइड तो πr बचेगा। अब प्यारे बच्चों ये तो वृत्त हो गया, ये है तुम्हारा वृत्त, ठीक। ये जो मैंने बताने की कोशिश की है ये है आपका वृत्त। और वृत्त का आधा, क्योंकि अर्धवृत्त कह रहा है तो उसको भी समझे। अर्धवृत्त तो वृत्त का आधा, यानी इतना ये भाग आधा, ये भी अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। x मान ले इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, तो ax1 भी ये भी अर्धवृत्त होगा और ax2 भी ये भी अर्धवृत्त होगा। तो अब चीज़ों को समझते हैं। कह रहा है बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, देखो त्रिज्याएं दी हुई हैं, त्रिज्याओं का क्रम, त्रिज्याएं क्या है 0.5, फिर कितना है 1 सेंटीमीटर,
फिर है 1.5। देखो इसके बाद दशमलव लगा है प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में, लेकिन दशमलव के बाद जब शून्य हो उसके बाद कोई अंक ना हो तो शून्य का महत्व तो नहीं होता है, ठीक है। फिर है 2 सेंटीमीटर, फिर डॉट डॉट उत्तरोत्तर देख रहे हैं 0.5 में सभी की वृद्धि हो रही है। कह रहा है कि अर्धवृत्तों को खींचकर, देखो ये अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल का मतलब ये एक आकृति बनी है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बताओ। 13, देखो यहाँ पे तो 4 ही दिख रहे हैं, L1 L2 L3 L4, हमको जाना कहाँ तक है L13 तक, लेकिन हम इनकी मदद लेंगे। और अर्धवृत्त कह रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल, जो भाषा है वही लिखेंगे, सर्पिल की कुल लंबाई। देखो कुल लंबाई का मतलब प्यारे बच्चों हमको योग करना पड़ेगा। देखो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के लिए हमने बताया है क्या होता है, पाई आर होता है। तो 13 के लिए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो पाई तो पड़ा रहेगा। देखो पाई R1 प्लस का पाई R2 प्लस का पाई R3 प्लस का डॉट डॉट यहाँ पे लिखेंगे पाई R13। क्यों? क्योंकि 13 अर्धवृत्त हैं, ठीक है। सभी में कॉमन आएगा प्यारे बच्चों पाई, तो बचेगा क्या अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस का डॉट डॉट R13। अब प्यारे बच्चों R1 कितना है 0.5 है, 0.5, R2 है 1.5 प्लस का डॉट। अब 13 को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ लिख लें 13 पदों तक। अब प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, पाई पड़ा रहेगा। अब देखो योग कह रहा है ना, तो योग करेंगे तो Sn का फार्मूला लगाएंगे। n का मान कितना है 13, तो n/2 2a का मान कितना है 0.5 प्लस का n-1, n कितना है 13-1, और d कितना है देखो 1 में 0.5 घटाएंगे। तो मैंने बताया कोई भी संख्या के बाद दशमलव में आप चाहे जितने जीरो बढ़ाएं, जब सार्वधातुक निकालेंगे तो दूसरे में पहला घटाएंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, राइट इधर लेफ्ट इधर से कैरी किया 10 में 5 गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचा। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0.5 की ही यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो d का मान आया 0.5। अब प्यारे बच्चों पाई पड़ा रहेगा 13/2। देखो 2 पंचे 10 हुआ, 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 10 के बाद दशमलव कोई महत्व नहीं। तो ये एक्चुअली में लिखा कितना है प्यारे बच्चों, इसको छोटा ब्रैकेट बनाएं, ठीक है, या ऐसे बना ले, ठीक। तो ये कितना हुआ प्यारे बच्चों 1 प्लस 13 में 1 गया 12, 12 पंचे 60, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 6 बचेगा। अब प्यारे बच्चों पाई ये कितना हुआ, देखो 6 1 7, इतना हो गया। अब प्यारे बच्चों इसमें पाई का मान दिया हुआ है 22/7, होता भी है, आप आगे सीखेंगे भी। यहाँ पे लिखा है पाई का मान दिया है, तो चूंकि पाई बराबर 22/7, तो इसलिए पाई की जगह रखेंगे 22/7 गुणे 13/2 गुणे 7। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11, 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 आएगा। और प्यारे बच्चों ये है क्या, लंबाई किसमें दी है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आज की क्लास को आप पसंद किए होंगे और चीज़ें जो नई हैं इनको अच्छे से समझे होंगे, और कथन आधारित आपको ज़्यादा प्रभावित या मुश्किल नहीं की होंगी ये कथन आधारित क्वेश्चन। और आप केवल क्वेश्चन को समझिए कि कथन में कह क्या आ रहा है, उसी के रिगार्डिंग हमको सबसे पहले क्या बनाना है, श्रेणी। योगफल कह रहा है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है, और अगर पद पूछा जा रहा है तो कामा लगा देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे कल देखते हैं, ठीक है। बहुत जल्द ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा।
तो आप चीज़ों को समझते हुए चलते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करूँगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।